मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे शिष्यों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का चैप्टर है डिस्कवरिंग टट द सेगा कंटिन्यूज। इस चैप्टर के लिए A.R. विलियम्स ने लिखा है और ये चैप्टर क्लास फर्स्ट ईयर इंग्लिश की हॉर्नबिल नामक बुक से लिया गया है। ये कक्षा 11 इंग्लिश का चैप्टर है जो कि हॉर्नबिल किताब से है। और इस चैप्टर के लिए हमने 2 वीडियो के माध्यम से बनाया है। इसको 2 वीडियो में हमने बांटा है। ये इसका पहला वीडियो है। इसके बाद जो अगला दूसरा वीडियो आएगा आप उसे भी देखें, तभी चैप्टर पूरा हो पाएगा। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इस चैनल से जुड़ी हुई सारी जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। और अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ इस चैप्टर के बारे में बताना चाहेंगे। ये चैप्टर जो है वो इजिप्ट एक कंट्री है, उस इजिप्ट कंट्री की एक सभ्यता पर आधारित है। बहुत समय पहले इजिप्ट कंट्री में एक बहुत महान सभ्यता रही थी। उस समय वहाँ पर जो शासन था, जो लोग शासन करते थे, तो उस शासक परिवार के बारे में यहाँ बताया गया है। आज वहाँ आज वहाँ पर कुछ उनके मोनूमेंट और कुछ टॉम्स आज भी मिस्र में देखने को मिलते हैं और कुछ मम्मी भी देखने को मिलती हैं। और जो शासक पहले शासन करते थे तो वो उनमें से कुछ आज भी मम्मी के रूप में देखने को मिलते हैं। किसी इंसान को मरने के बाद उसके शरीर को मम्मी बनाने की जो एक परंपरा थी वो फ्रांस में पहले से ही रही थी। तो उसमें बहुत जो राजघराने के लोग होते थे, बहुत ऊंचे पद के लोग होते थे, उन्हें मम्मी बना दिया जाता था। उनकी बॉडी को वहाँ जलाया और दफनाया नहीं जाता था, बल्कि उनको मम्मी बना दिया जाता था। और यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से ये इस लेसन के माध्यम से ये एक तट, जो तट है, एक ये राजा है जो कि अपने उस वंश का अंतिम राजा था, उस राजसी परिवार का, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। और सर होवार्ड कार्टर ने तट की जो टॉम्ब थी, जिसमें तट को मम्मी बनाया गया था, तो तट की उस टॉम्ब की जो खोज थी वो होवार्ड कार्टर ने की थी। तो इतना मैंने अभी आपको कुछ स्टार्टिंग में इस चैप्टर के बारे में बताया था। अब हम चैप्टर को यहाँ देखते हैं स्टार्टिंग से। आप स्टार्टिंग से इसकी फर्स्ट लाइन से आप देखेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको इसकी हिंदी भी बताता रहूँगा, जिससे कि आप आसानी से इस चैप्टर को समझते रहें। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। जब उसकी मृत्यु हुई तो वो एक टीनेजर था, मतलब किशोरावस्था में वो था। यहाँ तट के बारे में ये बता रहे हैं। तट वहाँ का राजा था इजिप्ट का। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो वो किशोरावस्था में था। द लास्ट heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries, he was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. वह उस शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था जिसने मिस्र तथा उसके साम्राज्य पर शताब्दियों तक, सेंचुरीज तक जिसने शासन किया था। सिंस द लेकिन शासन तो उसने किया था, लेकिन जब वो मरा तो उसके लिए, उसके शरीर के लिए, मृत शरीर के लिए सोने से लाद कर दफना दिया गया तथा अंततः उसे भुला दिया गया। ये फ्रांस में कुछ लोग, सॉरी, जो कंट्री है इजिप्ट, इसमें कुछ लोगों का वहाँ एक परंपरा थी, मानना था कि यदि कुछ लोगों को सोने चांदी के साथ दफना देंगे तो वो सोना चांदी उनके साथ चला जाएगा। तो ऐसी कुछ उनकी एक परंपरा थी, लोग ये माना करते थे। जैसे कि कुछ परंपराएं या कुछ अंधविश्वास हर देश में थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं, तो इसी प्रकार से कुछ मिस्र में भी थे। यहाँ पर जो कंट्री है इजिप्ट, तो वहाँ भी ये थे। इसलिए जब ये मरा, जब तो इसको कुछ सोने के साथ उसके ऊपर लाद के इसको मम्मी बना के इसे दफना दिया गया। अब बाद में लोग इसको भूल गए। जैसे कोई इंसान जब गुजर जाता है तो शताब्दियां बीतने के बाद में लोग उसको भूल जाते हैं, तो उसे भी भूल गए। सिंस द डिस्कवरी of his tomb in 1922, the modern world has speculated
about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. अब 1922 में उसके जो टॉम्ब की जब खोज की गई, टॉम्ब को मकबरा भी यहाँ बोल सकते हैं, उर्दू भाषा में बोलें तो 1922 में जब उसके मकबरे की खोज के बाद आधुनिक संसार ने इस विषय में अटकलें लगाना प्रारंभ कर दी कि उसके साथ क्या हुआ होगा। जब इसका जो टॉम्ब पाया गया, इसकी टॉम्ब की जो 1922 में खोज की गई, तो लोग सोचने लगे पता नहीं ये कैसा मरा हो, इसको मारा होगा या खुद अपनी मौत से मरा होगा। तो लोगों ने इस बात पे सोचना प्रारंभ कर दिया, जिसमें अंतिम संभावना उसका वध होने की थी। जो अंतिम संभावना, जो पॉसिबिलिटी थी, वो ये थी कि इसका मर्डर किया गया था। नाउ लिविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precious data for an accurate forensic reconstruction of the boy's pharaoh. अब क्या हुआ, अब उसके मकबरे को 80 वर्षों में पहली बार छोड़ने से पहले टुट का सीटी स्कैन हुआ। इसकी जो मकबरा जो पाया गया था, इसमें इसकी जो बॉडी पाई गई थी उसके अंदर, तो उसकी बॉडी का सीटी स्कैन हुआ। आज भी सीटी स्कैन देखो होते हैं, हम लोग कोई दिक्कत शरीर में होती है तो उसका सीटी स्कैन कराया जाता है। हमारे माइंड का भी सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन मशीन होती है, आप लोग जानते होंगे। तो टटका जो था, इसका सीटी स्कैन किया गया इसकी बॉडी का। जब इसको उसकी बॉडी जो कंकाल के रूप में जो पाई गई, वो एक मम्मी के रूप में, तो उसका सीटी स्कैन किया गया, जिसमें उसके जीवन तथा मृत्यु के विषय में नए सुराग मिले, नए और क्लू मिले तथा ठीक जानकारी मिली, जिससे इस बालक फैरो की वैज्ञानिक जांच हो सकेगी। इस तट की वैज्ञानिक जांच हो सकेगी। इसके कुछ क्लू मिले जब उसका सीटी स्कैन किया गया इसकी बॉडी का, तो उसमें कुछ ऐसे क्लू मिले। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. जब राजा टट को उसकी कब्र इजिप्ट मिस्र के समाधि क्षेत्र से, जिसे राजाओं की घाटी कहा जाता था, राजाओं की घाटी, वैलीज ऑफ द किंग्स, बाहर निकाला, तो कुर्द पवन, मतलब कुर्द जो हवा चलने लगी, पवन ने भूतों जैसे धूत के शैतान खड़े कर दिए। इसके बाद में डार्क वैली क्लाउड्स हैड excluded across the desert sky all day and now were wheeling the stars in cascade gray. काले तौंद वाले बादल दिन भर तेजी से उड़ते रहे तथा अब तारों की सुरमई पटारी में छुपाए हुए वो प्रतीत हो रहे थे। It was 6 p.m. on 5th January 2005. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to prove the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. ये 3300 साल पहले की बात है। 5 जनवरी 2005 को 6 बजे विश्व की सबसे प्रसिद्ध ममी सिर की, मतलब इसकी बॉडी का सिर था जो मम्मी बना दिया गया था इसकी बॉडी के लिए, तो उसके सिर की ओर से सीटी स्कैनर में धीरे धीरे अंदर गई। मतलब पूरी बॉडी इसकी जो थी, जो मम्मी के रूप में थी, उसको सिर से की तरफ से लेकर पूरी बॉडी अंदर स्कैनर के धीरे धीरे की गई उसको स्कैन करने के लिए। इस स्कैनर को इस युवा शासक, जिसकी मृत्यु 3300 वर्ष पूर्व हुई थी, मतलब तट की जो मृत्यु थी वो लगभग 3300 वर्ष पूर्व हुई थी, उससे ये सिद्ध हुआ, से संबंधित चिरकालिक रहस्यों की जांच पड़ताल करने के लिए लाया गया था। इसकी जांच होने के लिए कि इसकी मृत्यु कैसे हुई और इसके बारे में क्या जांच की जा सकती है, तो इन सब जानकारी के लिए इसका सीटी स्कैन किया गया था। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended
into the cramped rock cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. तीसरे पहर मतलब आफ्टरनून में श्रद्धांजलि देने के लिए विश्व भर से आए पर्यटकों, जो टूरिस्ट आए थे, जो कि सामान्य कतार चट्टान से कटे तंग मकबरे में 26 फुट धरती के नीचे उतरती रही। वो सब उस मकबरे में अंदर धरती नीचे बस देखने के लिए उमड़ते रहे कि लाओ इसको आके श्रद्धांजलि दें, इसको ट्रिब्यूट दें। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. वे कब्र के भित्ति चित्रों को देखते रहे तथा टुट के सीने के बने हुए चेहरे को टुट के सोने के बने हुए चेहरे को देखते रहे, जो मम्मी के नक्शों से आश्चर्यजनक तरीके से मिलता जुलता था और ताबूत के बाहरी ढक्कन पर बना हुआ था। जो ताबूत के जो बाहरी ढक्कन पे इसका जो शेप जो था बना हुआ था, ताबूत को बोलते हैं कॉफिन, लिड माने उसका ढक्कन। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विश्वर, कुछ जो टूरिस्ट जो थे वो थोड़ा विस्परिंग कर रहे थे, फुसफुसाते हुए गाइडों में पढ़ रहे थे इस तट के बारे में। Others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens. टीन्स मतलब 20 साल से पहले, जब टीन एज होती है 13 से स्टार्ट होती है। और wondering with a shiver if the pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. कुछ चुपचाप लोग जो टूरिस्ट आए उसे देखने आए थे, कुछ चुपचाप खड़े हुए थे और सोच रहे थे शायद उसकी जो मृत्यु होगी वो 18, 19, 20 के आसपास हुई होगी, टीन एज में उसकी मृत्यु हुई होगी। किसकी? तट की। और इस बारे में वो चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे, और ये सोचकर वो कांप जाते थे कि क्या फैरो का शाप वास्तव में सत्य हो सकता है, अर्थात उन लोगों की जो उनकी शांति भंग करेंगे उनकी मृत्यु हो सकती है, जो फैरो की शांति भंग करेंगे उनकी मृत्यु हो सकती है, अथवा उन पर मुसीबत आ सकती है। तो इस बारे में अपनी अपनी वो मंत्रणा कर रहे थे, सोच रहे थे कि हो सकता है इसकी मृत्यु हुई हो, इसका मर्डर हुआ हो और इसकी मृत्यु 18-19 वर्ष की एज के आसपास हुई हो। आगे देखते हैं। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, जो मम्मी थी किसकी? तट की, वो बहुत बैड कंडीशन में थी, बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन द 1920s, said जाही हवास, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. जो कुछ कार्टर ने 1920 में किया उस कारण ये मम्मी खस्ता हालत में थी, इसकी हालत जो थी वो बहुत बैड कंडीशन थी। मिस्र के पुरातत्व के पुरावस्तुओं की उच्चतम परिषद के महासचिव जो थे जाही हवास, इन्होंने मृत शरीर पर बहुत देर तक देखने के बाद ये बात कही थी कि इस मम्मी की हालत जो है बहुत खस्ता है। तो जो होवार्ड कार्टर जो थे, दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टर्ट्स टॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। कार्टर का अर्थ अंग्रेज पुरातत्व के जो हार्वर्ड कार्टर से था, मतलब कार्टर मीन्स इनका पूरा नाम था हार्वर्ड कार्टर। ये अंग्रेज थे जिन्होंने वर्षों तक काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी उनके प्रयास निष्फल गए। तो काफ़ी निष्फल प्रयास करने के बाद में उनका सफल प्रयास जो था वो 1922 में तट का मकबरा उन्होंने खोजा था। इट्स कॉन्टेंट्स थ्रू हैस्टिली ransacked in antiquity were surprisingly complete. उसके अंदर की सामग्री यद्यपि पुरा वस्तुओं की खोज में जल्दबाजी में छानवाई उसने की थी कार्टर ने, फिर भी आश्चर्यजनक तरीके से उसने अपनी छानबीन जो थी वो पूर्ण की थी, सरप्राइजिंगली कंप्लीट उसने की थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लीजेंड।
वे राशि वस्तुओं का अभी तक मिले सबसे अधिक समृद्ध संग्रह थे तथा फेरो की दंत कथाओं का अंग बन गए थे। ये फेरो की बारे में एक कथाएं काफ़ी यहाँ प्रचलित थी इस देश में, मिस्र में। स्टनिंग artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. खोज के समय सोने के जो स्तंभ करने वाली जो कलात्मक वस्तुओं ने उस समय सनसनी पैदा कर दी थी और आज भी सबका ध्यान ये अपने ऊपर और आकर्षित करती हैं। But Tut was also buried with everyday things he would want in the afterlife: board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine. उन वस्तुओं की शाश्वत चमक पुनर्जीवन की गारंटी देती थी, परंतु तट को दैनिक प्रयोग की वस्तुओं के साथ भी दफन किया गया था। जब तट को मम्मी बना के एक ताबूत में रखे, कॉफिन में रखे दफन किया गया था, तो उसकी बॉडी के साथ साथ कुछ और आवश्यकता वाली वस्तुएं भी रखी गई थी, जिसमें क्या क्या चीज़ें थी? बोर्ड गेम थे, कुछ पट खेल थे, और एक ब्रॉन्ज रेजर, एक कांसे का उस तरह था, और लाइनेन अंडरगारमेंट्स और लिनन का के अंदर अंतावस्त्र थे, अंडरगारमेंट्स थे, और इसके साथ साथ कुछ केसेस थे, और फूड एंड वाइन, शराब की कुछ पेटियाँ थी, कुछ भोजन के कुछ केसेस थे, भोजन रखने के जो थे। तो तट के लिए इन सब उनकी उसकी फेवरेट चीज़ों के साथ में उसको एक कॉफिन में रखे, एक ताबूत में रखे उसको दफन किया गया था। हो सकता है ये मानता रही हो कि जो चीज़ हम उसकी फेवरेट है उसके साथ रखेंगे तो हो सकता है वो चीज़ उसको अगले जन्म में प्राप्त हो, या मरने के बाद उसकी आत्मा को वो चीज़ें प्राप्त हो। तो ऐसी कुछ वहाँ परंपरा रही होगी मिस्र नामक देश में। After months of carefully recorded the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three nested coffins. फेरो की दफन की संपत्ति को महीनों तक ध्यानपूर्वक लिपिबद्ध करने के बाद में, उनके रिकॉर्ड करने के बाद में, कार्टर ने उनके 3 कवचों में रखे हुए ताबूत की जांच करनी शुरू कर दी। अब ये पूरी जांच जो है वो कार्टर जो है वो कर रहे हैं। इनका नाम सिडनी कार्टर है, जो कि एक अंग्रेज हैं। सॉरी, इनका नाम हार्वर्ड कार्टर है, जो कि एक अंग्रेज हैं। ये पूरी इसकी छानबीन करेंगे इस ताबूत की। Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves with celery, lotus petals, and cornflowers. The faded evidence of a burial in March or April. पहले की इसने जब खोज की तो पहले खोजने पर उसने उस कफन के अंदर जब देखा तो वहाँ पे कुछ बिलो के, कुछ जैतून के पत्ते थे, कुछ बिलो के पत्ते थे, कुछ जंगली सेलरी के पत्ते थे, कुछ कमल की पंखुड़ियाँ थीं, कुछ कौन फूलों की मालाओं से सुसज्जित उसकी जो कब्र थी। तो इन सबको देखने के बाद कार्टर इस नतीजे पे पहुंचा कि तट की इसका जो अंतिम संस्कार किया गया होगा, इसको जो दफनाया गया होगा, वो मार्च या अप्रैल के महीने में दफनाया गया होगा। अब इस बात तक कार्टर पहुंच गए। The ritual resins had hardened, cementing tut cementing tut to the bottom of his solid golden coffin. वह मम्मी तक तो अंत में पहुंच गया, लेकिन वह मुश्किल में फंस गया। कि no amount of legitimate force could move them. Carter wrote later what was to be done. अनुष्ठान में प्रयोग की हुई किशमिश कठोर हो गई थी और तट अपनी कठोर सोने की शवपेटी के तले में सीमेंट की तरह सा जम गया था। तट जो था अपने उसके तले में, उस पेटी की शवपेटी के तले में, उस कॉफिन के तले में सीमेंट की तरह जम गया था। कोई भी उचित शक्ति उसे हिला नहीं सकती थी। कार्टर ने ये बात बाद में लिखी और उसने सोचा कि व्हाट वाज टू बी डन, अब आखिर क्या किया जाए। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन Egypt, and Carter tried to use it to loosen the regions.
जो सूरज था मिस्र के इससे सुदूर दक्षिण भाग में सूर्य हथौड़े की तरह चोट कर सकता है, तथा कॉटन ने इसका प्रयोग किशमिशों को ढीला करने के लिए किया है। मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा धूप पड़ती होगी उस क्षेत्र में, तो इसने इसलिए इसकी मम्मी के लिए निकाल के धूल में रख दिया, जैसे कि जो चीज़ इसकी बॉडी जो चिपकी हुई थी, तो कुछ इससे उसमें कुछ धूप में उसका चिपचिपापन अलग हटे और ये उस बॉडी को उसको छुटा सके। फॉर सेवरल आवर्स he sat the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. अब उसने सूरज की तपती हुई धूप में इसकी बॉडी के लिए, इसकी पूरी मम्मी के लिए निकाल के रख दिया, जिससे कि उसको तपाया जा सके और तब के 149 डिग्री तक वो तप सके, इतने डिग्री तक वो, इतने फारेनहाइट तक वो तप सके, उसे गर्म किया जा सके। नथिंग बज्ड ही, लेकिन कुछ नहीं हिला, लेकिन इसमें फिर भी तपाने के बाद भी उसकी बॉडी जो थी उसके कॉफिन में चिपकी हुई थी कि वो बिल्कुल नहीं हिली, वो उससे बिल्कुल नहीं छुटा। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. बाद में उसने वैज्ञानिक भाव से के साथ ये लिखा कि राजा के अवशेष को उठाने से पहले पदार्थ, मतलब तट के अवशेष को उठाने से पहले पदार्थ को उसके अंगों तथा धड़ के नीचे से छेनी से काटना पड़ेगा, मतलब वो काटना पड़ सकता था, तभी उसकी बॉडी को उस कॉफिन से अलग किया जा सकता था, तट की बॉडी को। अब इसके बाद इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। कार्टर के बचाव में ये था कि वास्तव में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उसके पास और कोई चारा नहीं था। इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. यदि वह मम्मी को काटकर अलग नहीं करता उस ताबूत से, तो चोर निश्चित रूप से उसमें जो सोना लगा हुआ था, चिपका हुआ सोना था, वो सब कुछ उसको तोड़ के फोड़ के उससे निकाल लेते और उस मम्मी के लिए भी वो क्षतिग्रस्त कर देते। इन टच टाइम द रॉयल्स वर fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them. तट के जो इस समय राजवंश था, इस समय वो शासन करता था, उस समय के राजवंश के समय लोग जो थे बहुत अमीर हुआ करते थे और उनकी एक सोच रही होगी कि वे अपना धन अपने साथ ले जा सकते हैं, कि मरने के बाद भी अपन धन अपने साथ ले जा सकते हैं, इसलिए उनके मरने के बाद उनका जो धन होता था या उनकी जो शौकीन की चीज़ें होती थी वो उनके ताबूत में उनके साथ ही दफन कर दी जाती थी। तो ये ऐसी कुछ वहाँ पे एक परंपरा प्रचलित रही थी। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, प्रेशियस कॉलर्स, इनलेड necklaces and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, shields for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. अब ये इसके साथ जो इसकी बॉडी के साथ इतनी सारी चीज़ें जो थी वो सोने की बनी हुई थी, वो दफनाई गई थी। कौन कौन सी थी? राजा टट की दूसरी दुनिया में यात्रा के लिए उसे खुले दिल से चमकाई वस्तुएं दी गई थी। क्या क्या रखी गई थी इसके लिए? इसके कॉफी में क्या चीज़ रखी गई थी? वो ये थी, बहुमूल्य कालोट थे, जड़ाऊ हार थे और दस्तबंद अंगूठियाँ, ताबीज, अंगुस्तानिक चोंचे, चप्पलें, अंगूठियों, जिन्ना अंगुस्ताने, सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो थी उसके साथ में जो सोने की बनी हुई थी वो सब इसके कब्र पेटिका में रखी हुई थी, सब रख दी गई। अब इसके बाद में To separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and several nearly every major joint. अब आखिर तट को उन चीज़ों से जिससे वो चिपका हुआ था उस कॉफिन में, उससे उसे अलग कैसे की जाए, तो उसे अलग करने के लिए, तट को उसके आभूषणों से अलग करने के लिए कार्टर के आदमियों ने, मतलब इसके जो असिस्टेंट थे उन लोगों ने मम्मी का सिर तथा लगभग प्रत्येक मुख्य जोड़ को काटकर अलग कर दिया था।
अब तट जो चिपका हुआ था मम्मी बना हुआ उस कॉफिन में, अब इसको अलग करने के लिए लोगों ने इसको इसके सारे जॉइंट से अलग किया, इसका सिर पर अलग किया उसका पूरा, फिर जितने जॉइंट बॉडी में होते हैं हाथ पैर के जहाँ जाके, तो सारे जॉइंट से वो था, उसकी हड्डियाँ अलग अलग की गई, जिससे कि उन्हें बाद में फिर जोड़ा जा सके, एक आकार दिया जा सके उनको जोड़ के। इसके बाद में वंस दे हैड फिनिश्ड दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन ए लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट। जब वे अपना काम पूरा कर चुके थे, मतलब इसके सारे पार्ट्स को छोटा छोटा के काट काट के वहाँ से निकाल चुके थे, तो उन्होंने उनके सारे बॉडी के पार्ट्स के लिए लकड़ी के संदूक में रेत की परत पर फिर से जोड़ दिया, सारे पार्ट्स हटा के दूसरे संदूक में रखे, रेत की परत पर फिर से वो जोड़ दिए गए, तथा गद्दियों से टूट फूट को ढका। अब तट उसी बिस्तर पर आराम कर रहा है, मतलब अब वो वहीं पर है। तो इसी के साथ इस चैप्टर का हमने पहला भाग फर्स्ट वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर दिया है, और आगे का चैप्टर आपको हम सेकंड वीडियो के माध्यम से उसका हिंदी अर्थ सहित पढ़ाएंगे, और इसके बाद आप इस चैप्टर का सेकंड वीडियो देखना ना भूलें।